हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है दैट वी हैव स्टार्टेड आवर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 947 एंड स्टार्टिंग क्या लास्ट ही वीडियो होने वाला है, ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड विक्टिमाइजेशन का, जो कि हमारा सिलेबस के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक दिया गया है। बट इसके बाद भी एक वीडियो हम और करेंगे जहाँ पर हम अथॉरिटीज़ वाला टॉपिक, जो सारे के सारे अथॉरिटीज़ हैं उनका एक कंबाइंड फॉर्म में एक शॉर्ट लेक्चर कर लेंगे, ताकि हमारी वो सारी रिवीजन हो जाए एक ही बारी में सारे अथॉरिटीज़ के लिए। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में, जो कि होने वाली है हमारी ऐसी प्रैक्टिसेस, जैसा नाम से पता चल रहा है, पहले आप इसके नाम को समझो। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस यानी कि लेबर के साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस करना, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जब कोई भी एम्प्लॉयर किसी वर्कर के साथ कोई भी गलत काम करता है, अनफेयर प्रैक्टिस करता है, तो उसको हम कहते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। और विक्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि उसको एज अ विक्टिम काउंट करना, उसको ही विक्टिम बनाना, हर बार एक ही पर्टिकुलर वर्कमैन को टारगेट करना एम्प्लॉयर के द्वारा, क्योंकि उसने एम्प्लॉयर को जो है अनप्लीज करा है। तो इस वजह से अगर कुछ भी होता है दैट इज नोन एज विक्टिमाइजेशन। बाकी हम इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं, हम समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर कहाँ से आया। देखो 1947 के अंदर हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बना था, लेकिन जो ये प्रोविजंस हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में, ये डाली गई थी 1982 के अंदर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे लेबर प्रैक्टिसेस होने लगी, इंडस्ट्री वर्क करने लगी, बाद में जाकर उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर तो वर्कर्स के साथ में पार्शलिटी किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो इस वजह से इसको 1982 के अंदर बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड करा गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था अंडर द चैप्टर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस इनटू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना था और 1982 के अंदर इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस करा गया था। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे एक्शंस, प्रैक्टिसेस आर द एक्शंस, यानी कि ऐसे एक्शंस जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा या फिर किसी वर्कमैन के द्वारा या फिर ट्रेड यूनियंस के द्वारा करे जा रहे हैं, दैट वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द फेयर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। फेयर इंडस्ट्रियल रिलेशंस को जो चीज़ वायलेट करती है, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे एक्शंस जो कि वर्कमैन के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा या ट्रेड यूनियन के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, दैट दे आर दी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल समझें, तो फॉर एग्जाम्पल इंटरफेयरिंग विद द वर्कर्स राइट्स और डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़ फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द यूनियन एक्टिविटीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एम्प्लॉयर कहता है कि आप मना करते हैं, मान लो वो वर्कर्स को, कि आप ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ऑब्वियस पता है यूनियन बनाएंगे तो वर्कर्स, तो वो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस चीज़ की कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो वर्कर्स मिलकर एम्प्लॉयर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस वजह से मान लो कि वो कहते हैं कि एम्प्लॉयर कहते हैं कि आप लोग इन ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, या फिर वर्कर्स अपनी राइट्स को आगे ना रखें, तो उनके साथ अगर इंटरफेयर करा जाता है, उनके राइट्स के साथ, या फिर डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है किसी वर्कर्स के बारे में अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़ फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द यूनियन एक्टिविटीज़, तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं इनको हम कहते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। बाकी हम इसको डिटेल में आगे जब पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आएगा कि कौन से प्रैक्टिसेस हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में काउंट करते हैं। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रोविजंस कहाँ पर ऐड करी गई हैं, कहाँ पर डाली गई है। देखो 3 चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है मोटी-मोटी। पहली चीज़ तो ये है कि कहाँ पर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को लिखा कहाँ पे गया है कि ये प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 25T के अंदर मेंशन करा गया है दैट कोई भी तरीके की इट एक्सप्रेसली प्रोहिबिट्स एनी एम्प्लॉयर, वर्कमैन और ट्रेड यूनियन फ्रॉम कमिटिंग एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। एम्प्लॉयर को भी, वर्कमैन को भी एंड ट्रेड यूनियंस को भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कमिट करने से प्रोहिबिट करता है सेक्शन 25T। फिर कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिनको प्रोहिबिट करा गया है पर्टिकुलरली, देयर आर इन टोटल हमारे 5 to 6 प्रैक्टिसेस हैं जिनको कि स्केड्यूल 5 के अंदर लिस्ट करा गया है। और
उन्हीं प्रैक्टिसेस को अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में काउंट करा जाएगा। अब ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि दैट इट मीन्स कि बस जो चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई हैं उतनी ही होंगी, इसमें और ज़्यादा चीज़ें हम ऐड ऑन नहीं कर सकते। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आपने समटाइम्स ये टर्म सुना होगा दैट द लिस्ट इज़ नॉन एग्जॉस्टिव, यानी कि इसमें और चीज़ें भी इंक्लूड करी जा सकती हैं जो कि इसी के साथ ही रेलिवेंट हो। बट यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है, दैट इट मीन्स कि बस इतनी ही लिस्ट रहेगी जितना इसमें मेंशन करा गया है। फिर आता है सेक्शन 25 यू जो कि पेनल्टी के रिलेटेड है, कि अगर कोई भी पर्सन अनफेयरबल प्रैक्टिसेस को कमिट करता है या उनमें एंगेज होता है अनफेयरबल प्रैक्टिसेस के अंदर, तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उनको पनिश करा जा सकता है। तो क्या पनिशमेंट रहेगी, कौन से ऐसे लिस्ट है जिनमें अनफेयरबल प्रैक्टिसेस में जो काउंट होते हैं और किस तरीके से इसको प्रोहिबिट करा जाता है, तब हम इसको डिटेल में समझते हैं आगे वाली स्लाइड्स के साथ। सो देखो यहाँ पर द लॉ आइडेंटिफाइज 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ द एम्प्लॉयर मिसकंडक्ट, के एम्प्लॉयर की साइड से 5 यहाँ पे मेजर कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा गया है, कि जहाँ पर कि एम्प्लॉयर किस तरीके से एम्प्लॉयर की साइड से मिसकंडक्ट माना जाएगा और वो एक तरीके की अनफेयरबल प्रैक्टिस मानी जाएगी। तो फर्स्ट चीज़ इसमें आती है इंटरफेरेंस विद ऑर्गेनाइजिंग, कि जहाँ पर एम्प्लॉयर या तो मना कर रहा है, रिस्ट्रेंट कर रहा है या फिर थ्रेटन कर रहा है, डरा धमका रहा है एम्प्लॉयर्स को फ्रॉम ज्वाइनिंग और फॉर्मिंग द ट्रेड यूनियन, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक क्या है, अनफेयरेबल प्रैक्टिसेस कर रहा है। यानी कि एम्प्लॉय, क्योंकि ट्रेड यूनियंस क्या होती है, वो बिल्कुल अपने हिसाब से वर्कर्स जितने मर्जी ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, अपनी उनकी मेंटालिटी सेम होनी चाहिए, तो इस तरीके से वो ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर थ्रेटन कर रहा है या रिस्ट्रेन कर रहा है, एम्प्लॉय सॉरी अगर थ्रेटन कर रहा है या रिस्ट्रेन कर रहा है फ्रॉम ज्वाइनिंग और फॉर्मिंग द यूनियंस, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। सेकेंड इसमें आता है डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड। सो डिस्क्रिमिनेशन अगर करते हैं कि मान लो कुछ वर्कर्स इंगेज हैं यूनियन एक्टिविटीज़ के अंदर, तो उन वर्कर्स के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन करे, पार्शियलिटी करे, उनको अनफेयर तरीके से ट्रीट करे एंड बाकियों के कंपैरेटिवली, सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। लाइक से फॉर एग्जांपल पनिशिंग और डिसमिसिंग द वर्कर्स स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ देयर यूनियन मेंबरशिप की वजह से स्पेसिफिकली अगर वर्कर्स को डिसमिस करा जा रहा है या उनको पनिश करा जा रहा है या फिर कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स उनको दिए जा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें अगर करी जा रही हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन में काउंट होंगी एंड दैट इज ऑल्सो एम्प्लॉयर्स मिसकंडक्ट। थर्ड इसमें आता है बैड फेथ बार्गेनिंग। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रेड यूनियंस वाले एक्ट के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में, कि जहाँ पर कि एक रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन वो होगी जिसमें कि एम्प्लॉयर उन ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्नाइज करेगा जिनके साथ वो बार्गेन करने के लिए रेडी है, यानी कि वो उनके साथ उनकी बात सुनेगा, समझेगा और अपनी बात को भी सुनेगा, सुनेगा और उनको समझाने की कोशिश करेगा और वो मिलकर बार्गेनिंग करेंगे अपॉन सर्टेन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सो दैट इज नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। और ये जो बार्गेनिंग है ये एम्प्लॉयर की साइड से एक बैड फेथ के अंदर अगर हो रही है तो दैट विल बी काउंटेड एज अ एम्प्लॉयर्स मिसकंडक्ट। लाइक से फॉर एग्जांपल रिफ्यूजिंग टू नेगोशिएट विद द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस, अगर वो मना ही कर रहे हैं ट्रेड यूनियंस रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस के साथ नेगोशिएट करने से, या फिर इंटेंशनली नेगोशिएशंस को डिले कर रहा है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो है ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में काउंट होंगे। फोर्थ इज इलीगल लॉकआउट्स। सो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर की साइड से समझते हैं हम, तो ये वो तो लॉकआउट ही करेगा, एम्प्लॉयज़ की साइड से मिसकंडक्ट देखेंगे तो उसमें फिर वो स्ट्राइक्स कर सकते हैं। तो अगर इलीगल तरीके से लॉकआउट्स कर रहे हैं, डिक्लेयरिंग द लॉकआउट विदाउट फॉलोइंग द लीगल प्रोसीजर्स और ड्यूरिंग द पेंडिंग डिस्प्यूट्स, तो उस टाइम पे अगर लॉकआउट्स करते हैं तो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स में समझ चुके हैं कि कौन से टाइप्स के लॉकआउट्स इलीगल कंसिडर होंगे। तो वो अगर गलत तरीके से बिना लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो करे लॉकआउट डिक्लेयर कर देता है या फिर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स अगर वो लॉकआउट डिक्लेयर करते हैं तो ऐसा लॉकआउट्स को इलीगल कंसिडर करा जाएगा और ये लॉकआउट्स भी एम्प्लॉयर के मिसकंडक्ट में ही काउंट होंगे। फिफ्थ इज डोमिनेटिंग द ट्रेड यूनियंस। डोमिनेटिंग द ट्रेड यूनियंस का मतलब कि जहाँ पर वो एक पपेट ट्रेड यूनियन बना रहा है, अपने बंदे वहाँ पे एम्प्लॉय कर रहा है, ट्रेड यूनियन के मेन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें खुद के ही उसके पर्सन हैं जो कि उसी के फेवर की बात करेंगे वहाँ पे, और यहाँ फिर वो फाइनेंशियली एड्स प्रोवाइड कर रहा है ट्रेड यूनियंस को, तो इस तरीके से मतलब इनडायरेक्ट तरीके से वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ को, तो वो चीज़ें भी एम्प्लॉयर मिसकंडक्ट में ही काउंट करी जाएंगी। अब बात करते हैं कि हमने ये चीज़ें क्यों करनी ज़रूरी है, वाई इट व्हाट्स द इम्पोर्टेंस टू अंडरस्टैंड द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, क्यों हम इस चीज़ को समझ रहे हैं।
तो बेसिकली जब हमें समझ में आएगा कि कौन से प्रैक्टिसेस अनफेयरबल प्रैक्टिसेस में काउंट होंगे, तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा और एक जस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। फिर वर्कर्स को पता चलेगा कि उनके साथ कोई प्रैक्टिसेस अगर एम्प्लॉयर के थ्रू करी जा रही है, कौन से प्रैक्टिसेस अनफेयर हैं और कौन से प्रैक्टिसेस फेयर हैं। तो उनमें डिफरेंसेस, सबसे पहली चीज़ तो एम्प्लॉयज़ को समझ में आएंगी, वर्कर्स को समझ में आएंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो उनको प्रोहिबिट कर सकते हैं, कुछ लीगल रेमेडीज ले सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं। एंड इस चीज़ से क्या होगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा और एक जस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट उनको मिलेगा कि वर्कर्स के साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन या पार्शलिटी नहीं करी जाएगी, सभी वर्कर्स को एम्प्लॉयर के द्वारा इक्वली ट्रीट करा जाएगा। सेकेंड इज प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और पीस को इंश्योर करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज इंश्योर फेयर एंड हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि आपस में वर्कर्स के और एम्प्लॉयर के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहें, फेयर और हेल्दी रिलेशंस रहें, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। फोर्थ इज प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। वर्कर्स के भी राइट्स प्रोटेक्टेड रहें और एम्प्लॉयर के भी राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंश्योरिंग पीस। देन नेक्स्ट इज प्रमोट जेन्युइन एंड ऑनेस्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो प्रैक्टिस उन्होंने हमें अलाउ करा है वर्कर्स और एम्प्लॉयर को, तो वो जेन्युइन तरीके से हो सके और ऑनेस्ट तरीके से हो सके, बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के। नेक्स्ट इज द कमिटिंग एन अनफेयरबल प्रैक्टिसेस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब हमने पढ़ा ऑलरेडी कि कोई भी अगर ऑफेंस कमिट करते हैं तो सेक्शन 25T के अंदर इसको प्रोहिबिट करा गया है। एंड ये सेक्शन 25T का जो प्रोहिबिशन है, इट इक्वली अप्लाइज टू द एम्प्लॉयर एज वेल एज टू द एम्प्लॉयज़, की एम्प्लॉयज़ भी किसी तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे और एम्प्लॉयर भी किसी तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करेगा। एम्प्लॉयज़ की साइड से बेसिकली क्या हो सकता है कि स्ट्राइक्स वगैरह कर सकते हैं, इलीगल स्ट्राइक्स कर सकते हैं, या फिर जानबूझकर वो भी गलत तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं, बैड फेथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। या फिर और तरीके हो सकते हैं जिसमें कि वो एम्प्लॉयर को गलत तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं एम्प्लॉयज़ की साइड से। अब क्योंकि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस कमिट कर रहे हैं, तो उसकी पेनल्टी क्या रहेगी। सो जो भी पर्सन अनफेयर प्रैक्टिसेस कमिट करता है उसको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर 1000 रुपीज़ का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट भी एंड फाइन भी। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग विक्टिमाइजेशन। क्या मैंने यहाँ पे एक बहुत अलग से आपका एक टॉपिक थोड़ा सा बन जाता है, शॉर्ट नोट भी इस पर समटाइम्स आ जाता है विक्टिमाइजेशन के ऊपर। तो विक्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होती है, तो उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ये भी एक तरीके की अनफेयरबल प्रैक्टिसेस में ही काउंट होती है, बट इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसलिए कराया गया क्योंकि एक थोड़ा वास्ट पार्ट ये बन जाता है। सो विक्टिमाइजेशन अगर हम ऑर्डिनरी मीनिंग इसका समझें, तो ऑर्डिनरी मीनिंग का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम किसी पर्सन को अनफेयर, आर्बिट्री और हॉस्टाइल ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी पर्टिकुलरली किसी पर्सन को, तो उसको हम कहते हैं कि उसको विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, उसको जानबूझकर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं या फिर बार बार उसी पर्सन को ही टारगेट कर रहे हैं। सो दैट इज द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन। बट इसी चीज़ को जब हम इंडस्ट्रियल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, तो इंडस्ट्रियल लॉ के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में विक्टिमाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन where a workman is unfairly targeted by the employer and deliberately made a scapegoat। यानी कि बार बार जानबूझकर उसी पर्सन को, उसी एम्प्लॉयर को, उसी वर्कमैन को एम्प्लॉयर के द्वारा टारगेट करा जा रहा है और अनफेयर तरीके से टारगेट करा जा रहा है। एंड इज डेलिबरेटली मेड अ स्केपगोट, कि जहाँ पर उसको डेलिबरेटली एक मतलब बार बार उसको स्केपगोट का मतलब क्या है कि बार बार उसी पर्सन को ही टारगेट करना एक टाइप का, और आगे लेकर आना या उसके साथ गलत ट्रीटमेंट करना, ज़्यादा पनिशमेंट्स देना उस पर्सन को, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने एम्प्लॉयर को अनप्लीज करा है, ठीक है। तो ये सब इस कंडीशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये क्या है, विक्टिमाइजेशन है। अब इसकी स्टैट्यूटरी प्लेसमेंट की बात करें, सो इट इज एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड एज एन अनफेयरबल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर आइटम 5A ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल के पार्ट 1 के अंदर आइटम 5A में इस विक्टिमाइजेशन को एज एन अनफेयरबल प्रैक्टिस रिकॉग्नाइज करा गया है। अब यहाँ पे देखो, द वर्कमैन इज विक्टिमाइज्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू 4 स्पेसिफिक एक्शंस विदाउट फॉल्ट। अब जिस तरीके से हमने समझा था कि अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिसेस काउंट होते हैं, तो उसी तरीके से हम समझते हैं कि विक्टिमाइजेशन के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिसेस काउंट होते हैं। स्पेसिफिकली ये वो एक्शंस होते हैं जहाँ पर कि विक्टिम का यानी कि वर्कर का खुद का कोई भी फॉल्ट नहीं होता। तो क्या प्रैक्टिसेस हैं, सो फर्स्ट इज प्रोसिक्यूशन, परसिक्यूशन, हरासमेंट एंड
पनिशमेंट। तो PPHP आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। सो फर्स्ट इज प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है कि डेलिबरेटली जानबूझकर उस पर्सन के ऊपर केस कर देना, कोई प्रोसिक्यूशन सूट फाइल कर देना, ठीक है, बिना उस पर्सन की, बिना उस वर्कर की गलती के, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन। सेकेंड इज परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर उस पर्सन को बार बार टारगेट करा जा रहा है, अनफेयर तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, ठीक है। परसिक्यूशन मतलब कि बार बार उसी पर्सन को टारगेट करना, बार बार उसी पर्सन को पॉइंट आउट करते रहना, सो दैट इज नोन एज परसिक्यूशन। हरासमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको बार बार सबके सामने उसकी बेइज्जती करना, बार बार उसको टोकना, या छोटी छोटी बात पर उसको बुरा बोल देना, बुरा भला बोल देना, या सबके सामने हरास करना, सो दैट इज काउंट्स अंडर द हरासमेंट। नेक्स्ट इज पनिशमेंट, कि उसको पनिश करना, बट नॉर्मली जितने बाकी लोगों को उस पर्टिकुलर मिसकंडक्ट के लिए पनिश करना चाहे उससे ज़्यादा पनिश करना, दैट विल काउंट अंडर द हरासमेंट ऑफ हरास पनिशमेंट्स करना, मतलब हार्श पनिशमेंट्स उसको देना। सो क्रूशियल कंडीशंस क्या है, दैट दीज एक्शंस विदाउट एनी रियल फॉल्ट और रियल गिल्ट ऑन हिज पार्ट एंड ऑफन सिंपली बिकॉज ही डिस्प्लेस द एम्प्लॉयर। कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली बेसिकली देखा जाए तो करी जा सकती है, बट अगर बिना किसी गलती के करी जाए, बिना उसके फॉल्ट के, बिना उसके रियल गिल्ट के करी जाए, और ऑफन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एम्प्लॉयर को डिस्प्लीज करा है, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे कि विक्टिमाइजेशन है, ये एक्शंस काउंट होंगे अंडर द विक्टिमाइजेशन। अब विक्टिमाइजेशन जनरली अराइजेज एज रिटेलिएशन फॉर यूनियन इन्वॉल्वमेंट। जनरली देखा जाए तो विक्टिमाइजेशन यूनियन के इन्वॉल्वमेंट, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से अराइज होती है। सो क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें हो सकती हैं? फर्स्ट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़, की बहुत बढ़ चढ़कर कोई पर्सन अगर आगे आ रहा है ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ के अंदर और वो बार बार एम्प्लॉयर के अगेंस्ट बोल रहा है, हालांकि एम्प्लॉयर की गलती है इसलिए बोल रहा है, बट एम्प्लॉयर उसके साथ अनफेयर ट्रीट कर रहा है, सो दैट विल काउंट अंडर विक्टिमाइजेशन। देन सेकंड इज होल्डिंग लीडरशिप रोल्स और मेंबरशिप इन अ ट्रेड यूनियन, की वो एक काफ़ी ज़्यादा वही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे आकर लीडरशिप रोल्स परफॉर्म कर रहा है, सो इस वजह से उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करा जा रहा है। या फिर रेजिंग लेजिटिमेट डिमांड्स और ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अगेंस्ट में लेजिटिमेट लीगल तरीके से डिमांड्स या फिर ग्रीवेंसेस को अराइज करना मेंबरशिप के अगेंस्ट, तो उस वजह से उसके साथ अनफेयर ट्रीट करा जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, सो दैट ऑल थिंग्स काउंट अंडर विक्टिमाइजेशन कैटेगरी। तो बहुत ही वास्ट लिस्ट है ये। Now, victimization manifests in several distinct forms of disciplinary actions, abuses. तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था, वो 4 कंडीशंस मैंने आपको बताए थे, 4 पॉइंट्स, तो उन्हीं को ही थोड़ा और आप फर्दर इस तरीके से अपने एग्जाम्स के अंदर इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ में आती है पनिशिंग अ वर्कमैन हु इज स्ट्रिक्टली इनोसेंट मेरली बिकॉज ही डिस्प्लीज द एम्प्लॉयर। कि अगर मान लो कि कोई ऐसा पर्सन जो कि वर्कमैन जिसकी कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट है बिल्कुल, फिर भी उस वर्कमैन को पनिश करना जस्ट बिकॉज कि उसने एम्प्लॉयर को डिस्प्लीज करा है। सेकंड इसमें आ सकता है इम्पोजिंग अ डिस्प्रोपोर्शनेटली सीवियर पनिशमेंट फॉर अ रिलेटिवली माइनर ऑफेंस। तो वही कम ऑफेंस है, रिलेटिवली माइनर ऑफेंस के लिए भी हार्श पनिशमेंट्स उसको देना। थर्ड is targeting a workman explicitly due to his trade union involvement. Fourth is taking disciplinary actions not in good faith but driven by the ulterior motives. यानी कि वो कोई भी एक्शंस तो ले रहे हैं मतलब वर्कमैन के अगेंस्ट में, पर अल्टीरियर मोटिव्स के साथ ले रहे हैं, कि अंदर अंदर खुंदक रख रहे हैं बेसिकली, दैट इज नोन एज अल्टीरियर मोटिव्स। लेकिन ये सब चीज़ें, ये विक्टिमाइजेशन को प्रूव कौन करेगा? किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि उस पर्सन के साथ विक्टिमाइजेशन हुआ है? कि क्या ये एम्प्लॉयर को प्रूव करना पड़ेगा या फिर ये वर्कमैन को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ विक्टिमाइजेशन हुआ है? सो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज करेगा वर्कमैन के ऊपर। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर ने उसके साथ में मिसबिहेव करा है, मिसकंडक्ट करा है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को कमिट करा है, किस तरीके से उसके साथ पार्शियलिटी करा गया है, तो उस चीज़ को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर रहेगा? वर्कमैन के ऊपर रहेगा। सो द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1047 सीक टू प्रोटेक्ट द वर्कमैन फ्रॉम आर्बिट्ररी एम्प्लॉयर एक्शन एंड मेंटेन द इक्विटेबल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि विक्टिमाइजेशन स्ट्राइक एट द रूट ऑफ द फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एंड क्रिटिकली अंडरमाइंस द वर्कर्स कॉन्फिडेंस इन द इंडस्ट्रियल जस्टिस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि अल्टीमेटली यहाँ पे विक्टिमाइजेशन का बर्डन ऑफ प्रूफ एम्प्लॉयर के ऊपर ही रहेगा, और इस तरीके से उसको पनिश किस तरीके से करा जाता है, पनिशमेंट क्या रहेगी, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
सो विद दिस हमारा टॉपिक यहाँ पे ये ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ केस लॉस, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे और उसको केस लॉस को भी कवर करते हुए चलेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ इसमें रह ना जाए। सो फर्स्ट केस इसमें आता है भारत आयरन वर्क्स वर्सेस भगुभाई पटेल का केस। सो इसमें रेशो डेसिडेंडी क्या था? रेशो डेसिडेंडी का मतलब होता है, ये एक लीगल टर्म है, तो इसका मतलब होता है कि जहाँ इसका मतलब होता है कि क्या चीज़ इसमें हेल्ड करी गई थी, जो भी इसमें डिसीजन लिया था उसका रीज़न क्या था पर्टिकुलर डिसीजन लेने का। सो दैट इज़ नोन एज रेशियो डेसिडेंडी। जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था उसका रीज़न क्या था। सो ये जो केस है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इस एस्टैब्लिशिंग द विक्टिमाइजेशन एज अ क्लियर वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी राइट। यहाँ पे इस केस में उन्होंने हेल्ड करा कि विक्टिमाइजेशन एक जो भी वर्कर्स के स्टैट्यूटरी राइट्स हैं उनका क्लियर वायलेशन है, कि बिल्कुल वर्कर्स के साथ एक पार्शियलिटी हो रहा है और उनके राइट्स को वायलेट करा जा रहा है। तो ये चीज़ इस केस के अंदर हेल्ड करी गई थी। सेकंड केस इज नेशनल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस फोर्थ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। 1960 का ये केस है, कैलकाटा हाई कोर्ट का। सो इस केस में उन्होंने हेल्ड करा था कि विक्टिमाइजेशन को बेसिकली इसमें डिफाइन करा गया था कि विक्टिमाइजेशन भी एक अनफेयरेबल प्रैक्टिसेस में ही काउंट होती है। और विक्टिमाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर वर्कमैन के फॉल्ट के बगैर उसको सीवियर पनिशमेंट सब दिए जा रहे हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, स्पेशली इस वजह से क्योंकि वो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस चीज़ को हम विक्टिमाइजेशन कहेंगे। तो ये चीज़ बेसिकली इसमें डिफाइन करी गई थी। बेसिकली ये केस आपका विक्टिमाइजेशन के केस के साथ, विक्टिमाइजेशन के टॉपिक के साथ रिलेटेड है। लास्ट एंड थर्ड केस इज एमएल पोस्ट एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयर्स। 1961 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस में हेल्ड करा गया था दैट कि अगर हम वर्कमैन को टर्मिनेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये चीज़ विक्टिमाइजेशन में भी काउंट होगी और अनफेयरेबल प्रैक्टिसेस में भी काउंट होगी। तो इस तरीके से हमने ये 3 केस लॉस करे। पहला केस लॉ हमने अनफेयरेबल प्रैक्टिसेस के रिलेटेड करा, सेकंड वाज विक्टिमाइजेशन के रिलेटेड, और थर्ड में हम दोनों ही चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। सो विद दिस हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है और आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जो कि यहाँ तक आया तो अच्छा लगा ही होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इसके नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको लिखना है, तो उसी पैटर्न के अंदर भी आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ है मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक। सो उस टेलीग्राम चैनल पर आप लिंक पर क्लिक करते ही पहुंच जाएंगे लॉ स्कूल डायरीज नाम के टेलीग्राम चैनल पर। उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारे फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक सभी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सिंपली आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसका नाम सर्च करिए और इसके साथ एसएस नोट्स लिख देंगे तो आपको वो नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने अपने एग्जाम्स में पढ़े थे, और वहाँ से आप इजीली अपने पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो विद दिस हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।